नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार के लिए जो रुकावट अभी तक जो बनी हुई है 19,850, वो अभी भी बनी हुई है। बाजार उसके ऊपर जाता है, स्तर छूता है, वापस नीचे आता है। आज भी हमने देखा 19,828 पे निफ्टी खुला, 19,875 ये इंट्राडे जो है उसने हाई लगाया, लेकिन उसके बाद से ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। 19,791 ये आज का दिन का निचला स्तर निफ्टी ने बनाया है, और अभी 4 अंक ऊपर ऑलमोस्ट फ्लैट 19,815 का स्तर देखने को मिल रहा है। एक तो चुनाव के नतीजों का इंतज़ार बाजार कर रहा है, किस तरीके से नतीजे आते हैं उसके बाद जो दिशा होगी वो निर्भर करेगी। तो कहीं ना कहीं एक रुकावट अभी देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल ये कि सीमित दायरे के बाजार में रणनीति बनाए कैसे जाए। साथ ही साथ आपके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर भी दिए जाएंगे, और जहां पर खबरें हैं उन खबरों के चलते क्या एक्शन देखने को मिल रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि शानदार आईपीओस खुले हुए हैं, 5 आईपीओस खुले हुए हैं। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इसको लेकर के लगातार हमारी खास पेशकश वाह क्या आईपीओ जारी है। आज भी हमारे साथ होगी 2 कंपनियों की मैनेजमेंट, उनसे भी समझेंगे, आज के एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या करना चाहिए, और कल जो हमारे साथ एक्सपर्ट थे उनके बयान भी आपको सुनाएंगे। तो काफ़ी कुछ एक्शन रहने वाला है अगले 1 घंटे। बने रहिए हमारे साथ मनी 9 के साथ। और आज के मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ संतोष सिंह जी मौजूद हैं, आज के एक्सपर्ट। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत सर, आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, ये बाजार दायरा तोड़ नहीं रहा है, थका रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस बाजार को? क्या चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहा है बाजार? नमस्कार। मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज आप देख लें कि मार्केट कई दिनों से, मतलब आज लगातार मुझे लगता है 6वां या 7वां ट्रेडिंग सेशन होगा, जबकि बार बार 19,850, 19,800 और 19,900 के पास जा जाकर मार्केट बराबर घूम रहा है। मतलब डेफिनेटली मार्केट जो है किन्हीं चीजों का इंतजार लगता है चार्ट पर देखने के बाद कि कर रहा है, और नतीजे जो कि चुनाव के होंगे काफी इम्पैक्ट होता है उनका, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म। दूसरी तरफ अगर आप देखें, चूंकि आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है इंडेक्स पे, निफ्टी पे, और वहाँ के आंकड़े को अगर देखेंगे आज के एक्सपायरी के, तो 19,850 ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है, जहां पर कि हमने देखा है कि तकरीबन 5 जो है करोड़ शेयर्स वहां पर राइट किए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है 850 का आंकड़ा, 19,850 इनफैक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि और वहीं से बार बार मार्केट रिटर्न हो रहा है। ऑप्शन एक्टिविटी भी सेम चीज बता रही है। अब ये देखना होगा कि मार्केट किस तरह से डिसाइसिवली 19,850 के ऊपर जाकर बंद होता है, तब जाकर इंडेक्स पे कोई अपॉर्चुनिटी निकलेगी। अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां पर मार्केट अभी है। इसीलिए कोई भी नया निवेश करने के पहले थोड़े एक बार सोचें या रुकें, देखें मार्केट को पहले पहला कदम बढ़ाने दें, आप जो है उसके पीछे बढ़ाएं कदम। बाजार को पहला कदम बढ़ाने दीजिए, खुद जो है आप जो है अपनी तरफ से इनिशिएटिव मत लीजिए, क्योंकि बाजार अगर थम रहा है, रुक रहा है, तो कोई वजह हो सकती है। एक बार बाजार की दिशा तय होने दीजिए, उसके बाद अपनी रणनीति तय कीजिए। चलिए, तमाम सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, और हमारे पास जो है मोटो जोशी जी का प्रश्न आया है सबसे पहला, और वो कह रहे हैं कि टाटा पावर के ऊपर इनका प्रश्न है, और 250 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर टाटा पावर के, 252.55 पे भाव पर, और नज़रिया इनका शॉर्ट टर्म का है। लेकिन ये जानना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म के नज़रिए में कि क्या यहाँ पर और ज़्यादा ऐड किया जा सकता है। 260 का भाव यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए देखने को मिल रहा है, और उनकी खरीद जो है 252 की है, 8 रुपये इनको मिल रहे हैं। आज की गिरावट में और ज़्यादा शेयर खरीदने का ये मन बना रहे हैं। पिछले 1 महीने में हमने देखा करीब 9% के आसपास का मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। क्या करना चाहिए सर? शॉर्ट टर्म का ही नज़रिया है इनका। शॉर्ट टर्म में अगर आपके पास आपका नजरिया है, तो मुझे लगता है कि 259 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं टाटा पावर के लिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी जिस तरह से इंटरवाइंडिंग हो रही है, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि अगर ये स्टॉक प्राइस 259 के नीचे जाता है तो इसमें और गिरावट बढ़ सकती है। इस लिहाज से मैं इनको सलाह नहीं दूंगा कि आप शॉर्ट टर्म में दोबारा ऐड करें। लॉन्गर टर्म अगर आपका नजरिया है तो डेफिनेटली जो है आप और थोड़ा वेट कर लें और सब्सटेंशियल करेक्शन पर ऐड करें, और आपकी अगर जो करंट पोजीशंस है उसकी आपको एक 259 बाय क्लोजिंग बेसिस अगर उसके नीचे जाता है स्टॉक, तो आप स्टॉप लॉस लगा के निकल जाएं। ठीक,
चलिए अगले दर्शक हमारे साथ रोहित सोनी जी जुड़ चुके हैं। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार रोहित जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। बताइए क्या आप प्रश्न। अपना बताइए क्या हाल है। नहीं अच्छा है सर, आप जैसे लोग दुआएं दे रहे हैं, और क्या चाहिए बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर वही मैं एक सेंट्रल बैंक में लिया था जी जी जी। 45 के भाव में। किस भाव पे? तो अभी 45? हाँ, तो अभी भाव घट रहा है, तो मतलब क्या एवरेज कर लूँ क्या और घटेगा? 47 पे लिया है ना आपने, 47 पे? हम्म। अच्छा, वैसे नज़रिया क्या है आपका? नजरिया सर मुझे 6 महीने का है बस। चलिए 5-6 महीने का नज़रिया है सर। अब आरबीआई की तरफ से संतोष जी एक टिप्पणी आई कंज्यूमर लोन को लेकर के, और कुछ एक और टिप्पणी आई एनबीएफसीज को लेकर के। उसके चलते हमने देखा कि ये जो एक रैली, एक मोमेंटम बना हुआ था बैंकिंग शेयरों में, खासतौर से पीएसयू बैंकिंग में, वो अब ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5-6 कारोबारी सत्र में हमने देखा कि यहाँ पर अब दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 47 पे इन्होंने लिए हैं, 44 पे आ रहा है, तो ये थोड़े से घबराए हुए हैं। क्या सलाह रहेगी? कह रहे हैं क्या अभी और गिरेगा, या फिर कोई यहाँ पे क्या एवरेजिंग करने की सलाह रहेगी आपकी? पहली चीज, आप एवरेज ना करें, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम जिसे वैल्यूएशन कहते हैं प्राइस टू बुक में थोड़ा जो है ऊपर की तरफ है। 34 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है और करंट मार्केट प्राइस 44 रुपए के पास है। तो अपने बुक वैल्यू से ऑलरेडी जो है सब्सटेंशियल बढ़ा हुआ है और ऊपर काफी बढ़कर आ चुका है नीचे। अब जो कि रिसेंट जो खबरें चल रही हैं पूरे बैंकिंग सेक्टर को लेकर, जहां पर कि आरबीआई को चिंता है, क्योंकि लास्ट के 2 3 महीनों में कंज्यूमर लोन्स में काफी बड़ा जो है वृद्धि देखने को मिला है और एक पेन पॉइंट आने वाले टाइम पे हो सकता है। इसीलिए आरबीआई ने रिस्क वेट टुवर्ड्स द कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट बढ़ाया है। और एनबीएफसी जो की कंपनियां हैं जिनको कि ये बैंकिंग लोन देती हैं, और वो उन लोगों को लोन देते हैं जो कि जहां पर बैंक डायरेक्ट लोन नहीं देती है, तो उस पर काफी जो है विजिलेंट रहने की बात कह रहे हैं कि काफी विजिलेंट रहें, क्योंकि ये एक पॉकेट है जहां से कि कोई जो है एनपीए हो या कोई डिस्टरबेंस, कोई डिसरप्शंस आ सकते हैं, जिसके कारण कि कोई प्रॉब्लम हो आने वाले टाइम पे। तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये स्टॉक अगर आपके पास है, स्टॉप लॉस लगा लें 42 रुपए के नीचे का। अगर उसके नीचे जाता है तो एक बार ये निकलें। मुझे लगता है कि बेहतर अगर बैंक में आपको रहना है और अच्छे बैंक्स के साथ रहें, क्योंकि कभी भी फाइनेंशियल टर्मोइल में आपको एक अच्छे बैंक के साथ रहना चाहिए। और उसमें अगर पीएसयू में रहना है तो मुझे लगता है स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये तीनों बैंकें मुझे काफी अच्छी लगती हैं। अगर आपको रहना ही है तो वहां पर रहें। वो बेहतर कंपनी जो कि आपके कैपिटल को ज्यादा जो है सेफ्टी प्रदान करती हैं। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको रणनीति समझ में आ गई होगी यहाँ पर सोनी साहब, कि आपको एक तो अपने शेयर पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 42 के नीचे आता है तो नुकसान बुक कर लीजिए। बैंक में ही रहना है तो आप जो है खरीदारी एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा में कर सकते हैं। इस बीच कांति नगर साहब की तरफ से जो है एक सवाल आया है। कह रहे हैं मेरे 5 फ्रेंड्स ने आपका प्रोग्राम देखा है, सबको बहुत अच्छा लगा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं कार्यक्रम को, तो और बाकी दर्शक भी करें, हम तो यही चाहेंगे। इनका प्रश्न है कि यथार्थ हॉस्पिटल इन्होंने लिए हुए हैं 21 शेयर, 401 रुपये के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया इनका है और कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। एक और सवाल इनका है, कोल इंडिया पे ये लंबी अवधि के लिए टारगेट जानना चाहते हैं। ये इन्होंने 349 रुपये पे लिया है। कोल इंडिया पे अभी कल कुछ आंकड़े में देख रहा था तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड की तरफ से काफ़ी बिकवाली की गई है। खैर खैर चलिए इस पर पूछते हैं, पहले जरा यथार्थ के ऊपर नज़र डालते हैं। यथार्थ सर इन्होंने 400 के एक पे भाव पे लिया, 410 चल रहा है, 8-9 रुपये मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, क्या सलाह रहेगी? एक महीने में 11-12% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है, अभी और कितना ऊपर जा सकता है? देखिए, शॉर्ट टर्म जब कभी भी आप लें तो पहली चीज की, चूंकि शॉर्ट टर्म आप बिलीव करते हैं मोमेंटम में, और क्योंकि मोमेंटम मार्केट में अच्छा है तो आपको अच्छे प्राइस मिलेंगे, इसलिए आपको बहुत ज्यादा फंडामेंटल फिर देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपने मोमेंटम बेस पे लिया है। और मोमेंटम कहाँ से टूटेगा आप उस चीज को केवल आइडेंटिफाई कर लें कि मोमेंटम जो है मुझे लगता है कि 395 के नीचे अगर चलता है स्टॉक तो मोमेंटम डाई डाउन होगा और फिर और ज़्यादा गिरावट होगी। तो आपने एक स्टॉप लॉस 395 के नीचे बाय क्लोजिंग बेसिस बना के रखें। अदरवाइज हॉस्पिटल, और इन दिनों अगर आप देखें तो लास्ट के एक साल में हॉस्पिटल भी एक थीम रही है जहाँ पर कि बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं। और ये कंपनी भी अच्छा कर रही है और आपके दिल्ली साइड में ही है, दिल्ली एनसीआर रीजन में ही ज़्यादा प्रेजेंस है इसका। तो मुझे लगता है कि चूंकि शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मोमेंटम ध्यान रखें और 395 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। तो ये राय फिलहाल आपके लिए निकल करके आती हुई। और
इस बीच मल्टी प्रोजेक्ट के ऊपर प्रश्न भेजा है मोहित यादव जी ने। कह रहे हैं मल्टी प्रोजेक्ट में क्या अभी पैसे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। एक सेकंड में पहले चेक कर लूँ। चलिए यहाँ पर फ़िलहाल सर मुझे तो शेयर आपका मिल नहीं रहा है सर। आप कहना क्या चाह रहे हैं, एक बार थोड़ा विस्तार पूर्वक थोड़ा सा डिटेल में अगर आप प्रश्न भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं, अनुज वर्मा जी का। अनुज वर्मा जी कह रहे हैं इनके पास PCBL के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 300 शेयर इनके पास हैं। किस भाव पर लिए हैं सर आपने, ये अगर आप बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहता। इनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, अभी मुझे रुकना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। चलिए पूछते हैं। आज तो यहाँ पर हम देख रहे थे सुबह मोमेंटम भी बनता हुआ PCBL में देखने को मिल रहा था। अभी देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है। सर PCBL पे राय जानना चाह रहे हैं। शानदार मूव आज देखने को मिल रहा है, 8 साढ़े 8% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही। 263 का स्तर बना हुआ है। इनके पास 300 शेयर हैं, मुझे पता नहीं इन्होंने किस भाव पे लिए हुए हैं। एक महीने के अंदर ही सर ये शेयर जो है 40% के आसपास का मूव दिखा चुका है। निश्चित रूप से अगर इनके पास पहले से हैं तो इनको जो है अच्छा मुनाफा हो रहा होगा। अभी क्या करना चाहिए सर, शानदार रैली इसमें बनी हुई है। बिल्कुल जी, मैंने कई बार आपके चैनल पर इस स्टॉक को रेकमेंड किया है। जो बिल्कुल। चुन चुन के शेयर्स हैं उसमें हमने दिया है इसको, और मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है 150-60 रुपए से मैं लगातार इस स्टॉक को आपके 2 या 3 बार मैं शायद दे चुका हूँ आपके इसी चैनल पर। और कंपनी में चूंकि अब देने के पीछे एक रीजन था कि कंपनी में विस्तार की काफ़ी बड़ी योजनाएं थी, और वो विस्तार की जो योजनाएं थी वो कमीशन भी हो गई हैं, मतलब वो काम चालू भी हो गया है। और इस क्वार्टर में कंपनी ने बताया कि वो काम चालू हो गए हैं, धीरे धीरे जो है कैपेसिटी एडिशंस हो रही हैं, और रेवेन्यू में वो चीज़ कन्वर्ट होने वाली है। नेक्स्ट क्वार्टर से और भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। मतलब जो प्रेजेंट क्वार्टर चल रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास है तो आप बने रहें। एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें, क्योंकि मार्केट भी काफ़ी हाई के आसपास है। तो अभी 262 रुपए के भाव हैं। मुझे लग रहा है कि 248-49 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना लें, ताकि आपका जो गेन है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो। और मुझे लगता है कि यहाँ से हैंसफोर्थ भी इसमें रैली हो सकती है, क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ कैपेसिटी एडिशंस, 1000 करोड़ के ऊपर का कैपेसिटी एडिशन हुआ है, कंपनी ने अपने ग्रोथ एसेट्स में किए हैं। अच्छा है, अगर आपने फॉलो करते हुए लिया है तो काफ़ी मुनाफा कमा रहे होंगे आप। चलिए अब इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं, और वो मोहित यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित जी माफ़ कीजिएगा, लुधियाना से। मोहित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार मोहित जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। मेरे पास फोर्टिस हेल्थकेयर के 270 के प्राइस पे 350 स्टॉक्स हैं, तो 2 साल के लिए रख सकता हूँ। अच्छा, किस आपने 270 के भाव पे लिए ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नज़रिया क्या है सर आपका? आपने 2 साल? हाँ जी। ठीक। 350 पे आपने लिया है, 13-14 रुपये सर इनको अभी मिल रहे हैं। 2 साल का नज़रिया है। फार्मा में आज ज़रूर गिरावट है, लेकिन पिछले अगर हम देखें 3-4-5 कारोबारी सत्र में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, और पिछले एक महीने में यहाँ पर भी करीब 12% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या करें सर, होल्ड कर सकते हैं? 2 साल का नज़रिया है इनका। देखिए, मुझे लगता है कि कंपनी में जो चेंज हैं हुए थे, इनके प्रमोटर्स चेंज हुए थे, उसके बाद कंपनी में काफ़ी अच्छा जो है रेवेन्यू गार्नर किया, और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनी गई। क्योंकि इसके पहले जो प्रमोटर थे उसमें कंपनी काफ़ी जो है प्रॉब्लमेटिक थी, और अब धीरे धीरे चीज़ें सब चेंज हो गई हैं। और हॉस्पिटल एज ए मतलब सर्विस सेक्टर काफ़ी बढ़िया आने वाले दिनों में भी होगा, क्योंकि हेल्थ केयर पे काफ़ी लोग अब खर्च कर रहे हैं। बढ़िया हेल्थ केयर सुविधाएं हर किसी को चाहिए, और बीमारियां जिस तरह से बढ़ रही हैं, लाइफस्टाइल डिजीज काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे हेल्थ केयर सेक्टर एज ए होल, नॉट फार्मा बट हेल्थ केयर सेक्टर, मुझे लगता है कि गोइंग टू स्टे हियर। और फोर्टिस इज वन ऑफ देम की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मुझे लगता है कि आप होल्ड कर लें लंबी अवधि में। और अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर 340-45 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें, होल्ड करें, राइट द टाइट करें। जी, चलिए आप अगले दर्शक के पास चलते हैं, और ये आयुष जैन साहब ने प्रश्न पूछा हुआ है। करें नमस्कार विपुल जी एंड संतोष सर जी। नमस्कार आयुष आपको भी। करें इन्फोसिस के ऊपर इनका प्रश्न है सर। इन्होंने कॉल ली हुई है इन्फोसिस की, 1450 की कॉल ली हुई है 19 रुपये पे। अब कह रहे हैं 30 नवंबर को एक्सपायरी है, तो क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं? कह रहे हैं स्टॉप लॉस मैंने नहीं लगाया हुआ है।
तो अब एक तो गलती आपने की है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए सर? इन्फोसिस पे 1450 की कॉल 19 रुपये पे ली हुई है। देखिए 1400, चूंकि 1450 के ऊपर ही है और 7 रुपए इन द मनी है कॉल, लेकिन आपको इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि जो भी ऑप्शंस आप बाय करते हो, ऑप्शन कहते हैं कि इज अ वेस्टिंग एसेट, क्योंकि इसमें टाइम डिके होता है, जिसे हम कह लें कि थीटा डिके कहते हैं, तो टाइम डिके हो जाता है। अगर इन लाइन विद दी योर जो है कॉल लिया है, तो अगर स्टॉक नहीं बढ़े तो वो धीरे धीरे उसके भाव कम हो जाएंगे। आप और अभी 7 रुपए करीब इन द मनी है, और थोड़ा इनको प्रीमियम भी मिल रहा होगा उसमें। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस के तौर पर इनको रखना चाहिए कि 1452-53 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो इसकी वैल्यू में और गिरावट होगी, और वो एक स्टॉप लॉस बना के बने रह सकते हैं इसमें। सर टारगेट वो जानना चाह रहे थे कि अभी जैसे कि 19 रुपये 35 पैसे के आसपास शायद चल रहा है, अभी क्या सलाह रहेगी 1450 की कॉल को लेकर के? क्या टारगेट देखने को मिल सकता है? 2285 का आज इंट्राडे हाई लगाया है इस कॉल ऑप्शन ने। हाँ देखिए, इसमें पहली चीज कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ तोड़ दे, कौन से लेवल को तोड़ दे, जिसके बाद स्थिति खराब हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि वो 1452 के नीचे अगर जाता है स्टॉक, तो पहला चीज वो ध्यान रखें। दूसरी चीज, अब चूंकि एक्सपायरी नेक्स्ट वीक है, और अब जो है इसमें प्रीमियम ज्यादा नहीं रहते हैं, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर स्टॉक चलता है जिस तरह से 3 दिनों की एक्टिविटी के बाद एक ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा था, और आज एक फॉलो अप एक्टिविटी नहीं रही है, शुरुआती दौर में थी लेकिन अब नहीं है। और अगर चलता है स्टॉक तो यहाँ से भी 25 से 30 रुपए और जा सकता है, मतलब इनके कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू 25 से 30 रुपए हो सकती है। तो उस चीज का ध्यान रखकर ही ट्रेड लें, लेकिन स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट रखें। स्टॉप लॉस एकदम स्टिक रखें, ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच चलते हैं, मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सलीम साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। दिल्ली से ही बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं? सर मैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बताइए सर क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा ये सवाल है कि मैंने NFL बाई किया है 78.30 के भाव से। कौन सी कंपनी बताई सर आपने? NFL। अच्छा NFL, जी ठीक है जी। हाँ जी 78.30 के भाव से। ठीक है सर। और कितने शेयर हैं आपके पास? 175 क्वांटिटी है। अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 3 महीने। 3 महीने होल्ड कर सकते हैं सर। 3 महीने में अब आपका भाव आ पाएगा या नहीं, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। बाकी संतोष जी के पास चलते हैं। फर्टिलाइज़र शेयरों ने उस तरीके से की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, पूरी सुस्ती देखने को मिली है। एक तो अल नीनो का इफेक्ट देखने को मिला, मानसून जिस तरीके से रहा, ये तमाम चीज़ें मिल करके इस बार फर्टिलाइज़र शेयरों में सुस्ती देखने को मिली। बीच में हमने देखा था कि जब इजराइल और हमास के युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब एक बार थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली थी फर्टिलाइजर शेयरों में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ी सुस्ती पिछले 6 महीने में अगर देखें तो NFL ने करीब आधे % के आसपास का रिटर्न दिया है। आपकी राय क्या रहेगी सर नेशनल फर्टिलाइज़र को लेकर के? देखिए, नेशनल फर्टिलाइजर में अगर हम देख लें तो ऑपरेशनल लॉस कंपनी को लास्ट के 3 क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर जो कि लेटेस्ट क्वार्टर गया है, उसके अंदर ऑपरेशनल लॉस है। इसका मतलब है कि कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं, जिसके कारण कि इनके ऑपरेशनल लॉस कंपनी पोस्ट कर रही है। और इस केस में अब ये उम्मीद करना कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा थोड़ा मुश्किल है। ये नेक्स्ट सीजन कैसा होगा डिफिकल्ट है, क्योंकि 2 क्वार्टर ऑलरेडी जा चुके हैं। तो मेरी ये सलाह होगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो निकल जाएं। और फर्टिलाइजर्स या फिर इस तरह की कंपनियों में रहना है तो मेरी जो पसंदीदा कंपनी है वो कोरोमंडल इंटरनेशनल है। अगर वो आपको गिरे हुए निचले स्तरों पर कहीं भी करेक्शन में मिलता है तो वहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। जी, तो या फर्टिलाइज़र में ही रहना है तो कोरोमंडल जो है वो संतोष जी को अच्छा लग रहा है। अगला सवाल इब्राहिम साहब का है, और ये भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। इनका सवाल है पदम जी पेपर्स के ऊपर। 2000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 47 रुपये 75 पैसे के भाव पे। इब्राहिम खान साहब का सवाल है ये। और सर पेपर को लेकर के ओवरऑल इस सेक्टर पे आपकी राय क्या है? भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? इस पूरे साल के अगर चार्ट्स पर नजर डालें तो 8-9% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला है यहाँ पर। हालांकि बीच में एक रैली देखने को मिली थी। अभी क्या करना चाहिए सर? आप कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे थे? सर ये पदम जी? पदम जी
PUDUMJEE पुदम जी पेपर प्रोडक्ट्स जी। और ओवरऑल पेपर इंडस्ट्री को लेकर के क्या आपका व्यू है, वो भी जानना चाहेंगे सर। पद्म जी पेपर, हाँ। देखिए, ओवरऑल अगर पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो रियलाइजेशन लास्ट के क्वार्टर में, एक से लास्ट के एक और दो क्वार्टर में रिलेटिवली कम रहे हैं, और इसको आप साइक्लिकल इंडस्ट्री की तरह से आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये एक कमोडिटी है, कमोडिटाइज चीज है जिसमें कि सिक्लिकलिटी रहती है। और इन दिनों देखेंगे कि पेपर के दामों में जो रियलाइजेशन है वो लास्ट के क्वार्टर में थोड़ा कम रहा है, जिसके कारण कि हम देख रहे हैं कि इसमें प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर पेपर में रहना है तो मैंने एक काफ़ी दिनों पहले आइडेंटिफाई किया था, आपके चैनल पर बताया भी था, तकरीबन 180-90 के भाव में पक्का लिमिटेड बोल के एक छोटी कंपनी है रिलेटिवली, जो कि बिल्कुल पैकेजिंग इंडस्ट्री में है। जो कि और विपुल जी, सबसे बड़ी चीज कि वो आपके गांव के बगल में उसकी जो है एक ही फैक्ट्री है, और आपके गांव के बगल में अयोध्या में कंपनी की फैक्ट्री है। ओह और जी जी। हाँ, और कंपनी जो जो चीज बनाती है पेपर पैकेजिंग, वो गन्ने का रस जब पेर के निकालते हैं जो बचता है, जो उससे वो पेपर बनता है और पैकेजिंग चीज बनती है। और कंपनी के काफी बड़े एक्सपेंशन प्लान है, इवन यूएस में भी एक्सपेंशन करने की बात कर रही है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी करने की बात कर रही है। वो बड़ा एक्सपेंशन प्लान है। उस कंपनी को निचले स्तरों पर देख सकते हैं, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग चीज बना रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, और डेवलप्ड इकोनॉमी में काफी इसकी डिमांड हो सकती है। ओवरऑल मुझे लगता है कि मैंने मेरे ज्यादा स्टडी इस कंपनी पे नहीं रही है, लेकिन पद्म पेपर पे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पक्का एक ज्यादा अच्छा सब्स्टिट्यूशन मुझको दिखता है। तो सर अगर आप पेपर में ही रहना चाहते हैं तो पक्का में शिफ्ट हो जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी कच्ची दिखाई दे रही हैं, पक्का में जाइए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अनुज वर्मा जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि मैं सर को ही फॉलो करता हूँ, सर के बताने पर ही लिया था सर। तो PCBL जो है, जो इनको मुनाफा हो रहा है, वो आपके कहने पर ही इन्होंने खरीदारी की थी। अभी इनकी टिप्पणी आई है इस बातचीत के दौरान ही। तो अच्छी बात है अनुज जी, आप ऐसे ही मुनाफा कमाते रहिए, मनी 9 के साथ बने रहिए, संतोष जी को फॉलो करते रहिए। इस बीच माफ़ कीजिएगा, अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगले दर्शक हैं हमारे साथ वासुदेव जी का प्रश्न आया है, और कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर इनका प्रश्न है सर। 345 रुपये पर इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं। कल्याण ज्वेलर्स में कल परसों में हमने देखा काफ़ी शानदार एक रिकवरी देखने को आई थी, एक मूव देखने को मिल रहा था। अभी सर कल्याण ज्वेलर्स पे क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या कुछ पक रहा है, और ओवरऑल ये जो पूरा सेक्टर है इस पे आपकी राय क्या है? क्योंकि शानदार रैली कल्याण ज्वेलर्स के अंदर हमने आती हुई दिखाई दी है, काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए, बहुत अच्छी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, चूंकि नंबर्स भी उसको काफी अच्छा सपोर्ट किए हैं। अगर आप लगातार कह लें कि ट्रेलिंग 12 मंथ पे भी देख लें तो 497 करोड़ की प्रॉफिट है, जो कि मार्च तक 432 करोड़ था। तो नंबर्स में काफी ज्यादा जो है अपटिक देखने को मिले हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि सेक्टर में मैं काफी पॉजिटिव हूँ, और मेरी जो पसंदीदा कंपनी है वो टाइटन है इस क्षेत्र में, क्योंकि उनके बिजनेस करने के तरीके और जो बिजनेस सेगमेंटेशन है, अगर आप देखें टेनिस्क है उनके पास, मियाँ बोल के है जो कि थोड़ी सस्ती ज्वेलरी देते हैं, और कैरेट लेन है जिसमें कि वो डायमंड, जो कि सस्ते डायमंड हैं वो देती है कंपनी। टेनेरिया है, टाइटन आई है, ये तमाम तरह की चीजें जो है टाइटन के अंदर हैं, इसके प्लेटर के अंदर हैं। मुझे लगता है कि वो एक बेहतर कंपनी है, एक बेहतर विकल्प है। इस कंपनी, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको बेच के उसको लें, लेकिन मेरे जो पोर्टफोलियो में है वो टाइटन है। इस कंपनी ने भी काफी अच्छा किया है, तो मुझे लगता है कि आप होल्ड कर लें। 300 के नीचे का एक स्टॉप लॉस आपको बना के रखना पड़ेगा, मतलब 10% होगा इवन देन। तो उसके नीचे जाता है तभी खराब हो सकता है स्टॉक, अदरवाइज राइट द टाइट करने की सलाह होगी। चलिए, इस बीच व्हाट्सएप के माध्यम से तुषार जी ने अपना प्रश्न भेजा है हमें, और वो कह रहे हैं कि हम इस समय ऑफिस में काम कर रहे हैं इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाएंगे, लेकिन मेरा सवाल डिस्कस कर लीजिए, हम फ़ोन पे देख रहे हैं। चलिए अच्छी बात है तुषार जी, आपका प्रश्न ले लिया जा रहा है। मझगांव के ऊपर इनका प्रश्न है। मझगांव डॉक के इन्होंने 46 शेयर लिए हुए हैं, 1742 रुपये के भाव पर इन्होंने ये खरीदारी की हुई है। मझगांव क्या शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है, अभी एक साल और होल्ड कर सकते हैं। 1700 की खरीद है आपकी, 2000 का भाव है, आज भी शानदार तेजी, करीब 3% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है।
सर मझगांव डॉक पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अच्छी खासी रैली ऑलरेडी आ चुकी है और इनको भी ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है। 6 महीने में 161% का रिटर्न एक कंपनी ने दिया है, रिजल्ट्स भी ठीक रहे थे। अभी क्या करना चाहिए सर? अभी होल्ड करें या फिर काफ़ी रैली आ चुकी है, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें? 200-300 रुपये मिल रहे हैं इन्हें। देखिए, मैं तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरह से अपॉर्चुनिटी साइज अनफोल्ड हो रही है मझगांव डॉक में, आपकी बाहर जो है बाहर के देशों के लिए भी कंपनी काम करेगी, और इंडियन, चूंकि जैसा कि भारत सरकार का उद्यम है कि हम इंडिजिनसली मतलब देसी कंपनियों से ही सारी चीज़ों का प्रोक्योरमेंट खरीदारी करेगी डिफेंस कंपनियां। तो उस लिहाज से ये सारी कंपनियां काफ़ी जो भी डिफेंस में हैं, मझगांव डॉक्स बोल रहे हैं, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग बोल रहे हैं, ये तमाम कंपनियां, HAL है, BEML, बेल, ये सारी कंपनियां काफ़ी लाभान्वित हो रही हैं, इनके पास ऑर्डर बुक स्वेल कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि आपने लिया है उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, 1900 के नीचे का एक बाय क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लें, अदरवाइज और होल्ड करें, राइड द टाइड करने की सलाह होगी। ठीक। इस बीच सुनीता चौधरी जी जुड़ी हैं करिए। नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार सुनीता जी, धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस बीच जो है नूरेन मंसूरी जी का प्रश्न ले लेते हैं, और इन्होंने 2-3 शेयर आइडेंटिफाई किए हैं। अब कह रहे हैं कि क्या इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। एक है ओबेरॉय रियल्टी, जिसमें कि पिछले 5-6-7 कारोबारी सत्र से लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। एक इन्होंने बताया स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें आज 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। CG पावर, इन 3 में ये एंट्री करना चाह रहे हैं। सर तीनों में ही हम देख रहे हैं कि मोमेंटम आ चुका है, तो अब क्या इस मोमेंटम में कहाँ पे आपको लगता है कि और ज़्यादा तेज़ी मजबूती देखने को मिल सकती है? स्टर्लिंग विल्सन की बात करें तो एक महीने में 24% के आसपास की रैली यहाँ पर आ चुकी है। क्या ये जो चुनाव इन्होंने किया है सही है सर? देखिए, कंपनी के लिहाज से और जिस जगह पे प्रेजेंस है इन कंपनियों का, वो मोटा मोटी ठीक है, लेकिन आपको कंपनीज के फंडामेंटल को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर जो कि स्टर्लिंग विल्सन की बात कर रहे हैं विपुल जी, तो आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है जो कि सोलर पावर में काम करती है। अर्स्ट वाइल ये साइरस मिस्त्री की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन रिलायंस ने इसको टेक ओवर किया। लेकिन टेक ओवर के बाद भी पहली मर्तबा हमने ऐसा सुना कि ये कंपनी ने बैंकों के लोन पर डिफॉल्ट किया है, रिलायंस के ओनर के बावजूद भी। तो ये थोड़ा डिस्टर्बिंग था। नंबर्स भी उतने अच्छे नहीं थे, लॉस में है कंपनी अभी भी। और गवर्नमेंट का फोकस काफी जो है इस क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफी ज्यादा है, और इसके कारण जो है इन सारी कंपनियों को काफी ऑर्डर बुक भी हैं। लेकिन कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही, ये थोड़ा एक दिक्कत है। चुना ठीक है क्षेत्र इन्होंने, लेकिन कंपनी में थोड़ी दिक्कतें हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा स्केप्टिक हूँ इसके जो है प्रोस्पेक्ट को लेके। दूसरी 2 कंपनियां कौन सी बताई इन्होंने? सर एक तो ओबेरॉय रियल्टी, जहाँ पर कि पहली बार इन्होंने NCR में कदम रखा है, और एक ठाणे में ही हाल में इन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट जो है वो डेवलप किया है, खबर थी यहाँ पे। देखिए, हाँ, ये मैंने जब कभी भी आपके चैनल पर बात की है, और जो 2 शेयरों के नाम रियलिटी सेक्टर में लिए हैं, उसमें ओवरऑल रियलिटी जो कि हम लोग के पोर्टफोलियो में है, और दूसरी कंपनी प्रेस्टीज स्टेट, ये कंपनियां, ये और ओवरऑल के बारे में बता दें कि ये लग्जरी अपार्टमेंट्स के लिए जानी जाती है ओवरऑल रियलिटी। और चूंकि बहुत बड़ा रन ऑलरेडी आ चुका है, और आप अब सोच रहे हैं कि अब इसको लिया जाए, हम लोग थोड़ी देर में ये सोचेंगे कि कब इसको बेचा जाए। तो अब ये थोड़ी सी जद्दोजहद है कि आपने आइडेंटिफाई अच्छी चीज की है, तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, या फिर वेट कर लें कोई सब्सटैंशियल करेक्शन होने का। CG पावर की जहां तक बात है, अभी कल ही एक न्यूज आई थी कि कंपनी सेमीकंडक्टर में काफी बड़े पैसे लगा रही, शायद 80 मिलियन समथिंग, सॉरी $800 मिलियन के करीब कंपनी इन्वेस्ट करेगी, जो कि, और कल अपर सर्किट था कंपनी के शेयर में। और ये सेक्टर काफी जो है एक बहुत बड़ा रोजगार दे सकता है, बहुत बड़ी चीज जो है, टैलेंट पूल चाहिए इनको बनाने के लिए। काफी चैलेंजिंग होगा ये काम, मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी होगा, समय लग सकता है। कंपनी अच्छी है, निचले स्तरों पर जरूर इस कंपनी को ध्यान दिया जा सकता है। जी, निचले स्तरों पर ध्यान दिया जा सकता है। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न ले, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आज कार्यक्रम के अंदर थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ बदलाव किए हैं।
वाह क्या आईपीओ सेगमेंट अब से 2-4 मिनट के अंदर ही शुरू होगा और हमारे साथ आज दो मैनेजमेंट रहेगी। बजिंग स्टॉक्स का जो कि हम इस समय लेते थे वो हम वाह के आईपीओ सेगमेंट के बाद लेंगे और उसके बाद होगा चुन चुन के सेगमेंट। तो थोड़ा सा परिवर्तन है कार्यक्रम के अंदर, लेकिन आप बने रहिए, सारे सेगमेंट्स पूरी तरीके से जाएंगे और खासतौर से आईपीओ मार्केट के एक्शन को काफ़ी नज़दीकी से हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगले दर्शक का प्रश्न है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के, और ये प्रश्न हमें सचिन तलंग जी ने भेजा हुआ है। कह रहे हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में अभी के लेवल पर परचेज किया जा सकता है क्या? 1 साल के लिए ये होल्ड करना चाह रहे हैं। आज 100% के आसपास की गिरावट है, तो शायद इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं सर। ये इस गिरावट में फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, खरीदारी करना चाह रहे हैं। अभी करना चाहिए खरीदारी सर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में? देखिए, सबसे पहली चीज कि मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि एक अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई किया है और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द सेक्टर है ये। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि सेक्टर जो है, लाइफ इंश्योरेंस कह लें या फिर जनरल इंश्योरेंस सेक्टर, कोविड के बाद बहुत ज्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिली है। तो इस चीज का ध्यान रखें और मैं कहूंगा कि आपने थोड़ा डेफिनेटली लेना चाहिए यहाँ पर, और एक पिरामिड स्टाइल बनाएं, मतलब ऊपर के स्तरों पे अभी थोड़ा कम लें, जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाता है अपनी पोजीशंस को और बढ़ाते जाएं, पिरामिड स्टाइल में करें और तब जो है आपको मुनाफा ज्यादा हो सकता है। थोड़ा ही लें, 10 से 15% अभी लें, और गिरता है तो और इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। और गिरता है तो और खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल जो है वो हमारे पास इंस्टाग्राम से आया है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी दर्शक अपनी टिप्पणियाँ कर रहे हैं लाइव, हम वहाँ पर भी अब जा रहे हैं। तो वहाँ जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए प्रश्न कि वहाँ पर क्या प्रश्न आया है। तो ये जो है प्रश्न किया गया है IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। पिछले मुझे लगता है 5 दिन से सर शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर सवाल नहीं आ रहा है, और मुझे नहीं पता कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये है कि सवाल यहाँ पर नियमित रूप से आ रहे हैं। 88 रुपये के भाव पर इन्होंने जो है लिया हुआ है और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। IDFC फर्स्ट में क्या लग रहा है सर? एक तो बैंकिंग में थोड़ा सा दबाव तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे RBI की जो टिप्पणी आई है उसके बाद से। मर्जर की स्टोरी भी है, तो क्या अभी होल्ड करें या फिर निकल जाएं? देखिए, अब किस भाव में लिया हुआ ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन 88 अगर रुपये, आप 88 रुपये 88 में, ओके, तो इसका मतलब है कि कंपनी को इन्होंने इसके बुक वैल्यू से मोर देन 2 टाइम्स खरीदा है। जो कि अगर आप देख लें ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक 3 टाइम्स के आसपास हैं, तो मतलब आपने इनको जो वैल्यूएशन दिया है बहुत बड़ी बैंकों की तरह दिया है। ये थोड़ा सा कंसर्न है। हाँ, इसमें जो चीज लेगेसीज के इश्यूज थे वो काफी क्लियर हुए हैं। बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट ईयर में दिया है और आने वाले टाइम पे भी ठीक हो सकता है। मतलब कंपनी इन्होंने अच्छी चुनी है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ज्यादा दे दिया है। मैं कहूंगा कि आप होल्ड कर लें अभी, और अगर सब्सटेंशियल करेक्शन होता है थोड़ा और ऐड करें इसमें, और थोड़ा टाइम लग सकता है इनको। इस चीज के लिए थोड़ा पेन पीरियड ज्यादा हो सकता है।